आज हम स्टार्ट करेंगे पांडव्स के साथ। ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जो लाइब्रेरी वगैरह वाला पार्ट है, इसके साथ हम गूगल कोलैब की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम गूगल कोलैब की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे डीएसए आपके लिए और डेटा साइंस में हमें मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ना है। ठीक है। सो गूगल कोलैब भी उसके लिए आना चाहिए। आप लोग भी बेसिकली कोड है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, सेम बात पड़ती है। ठीक है। आप सेम कोड अपने वीएस कोड में करोगे तब भी चलेगा, कोलैब में करोगे तब भी चलेगा। ठीक है। तो एक नया सॉफ्टवेयर की तरह इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है। ठीक है। तो गिव मी अ सेकंड। ठीक है। कुछ इस तरीके के होते हैं मेरे पास कोलैब। ठीक है। जब मैं गूगल कोलैब खोलता हूँ, इस तरीके की कुछ फाइल होती है। ठीक है। बाय बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक फाइल खुलती है ये। ठीक है। बट आप यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आप पीएस कोड के अंदर एक फाइल क्रिएट करते। आप यहाँ से न्यू नोटबुक इन ड्राइव करके बना सकते हो। सब ठीक, नई नोटबुक बन जाती है। जो कोड लिखा हुआ है उसके बारे में अभी चिंता मत करो, वो कोड अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। बट मैं अभी इंटरफेस का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। तो collab.research.google.com करके ये वेबसाइट होती है। आप गूगल कोलैब करके अपने ब्राउजर पे सर्च करोगे, मिल जाएगी आपको आराम से। ठीक है। काम करो, सर्च कर लो, ब्राउजर खोल लो, गूगल कोलैब सर्च करो, पहली वेबसाइट पे चले जाना। ठीक है। और अभी के लिए टोटली आपकी चॉइस है, अगर आपको वीएस कोड पे करना है, कोलैब पे करना है। ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि कोलैब पे कर लो। एक नई नया प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, एक नया प्लेटफॉर्म सीख जाओगे। और इन दी एंड कोड दोनों पे सेम ही चलता है। एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो ये? खोला? आइए आइए, आज तो टाइम पे आ गए। और हमने शुरू किया था अभी। बैठो, बैठो, ब्राउजर खोलना, गूगल कोलैब करके सर्च करना। ठीक है। पहली वेबसाइट मिलेगी, उसे खोल लेना। ठीक है। इस तरीके का ही कुछ खुलेगा, जो लिखा हुआ होगा वो अलग हो सकता है, बट इसी तरीके की वेबसाइट टाइप खुल जाएगी। खोलो खोलो। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे खुलेगी वेबसाइट। रुको एक मिनट। इस तरीके की वेबसाइट खुलती है बाय डिफॉल्ट। ये खुला है ना? ये खुला होगा। ठीक है। अब इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, फाइल पे जाना है। ठीक है। और यहाँ से न्यू नोटबुक इन ड्राइव पे क्लिक करना। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, सो आई एम नॉट शिफ्टिंग देयर। आपके पास जो नोटबुक खुलेगी, जब आप न्यू नोटबुक क्लिक करोगे तो आपके पास ब्लैंक खुलेगी। ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपके पास सबसे पहला बस इस तरीके का एक ब्लैंक ही आएगा। लोड हो जाने दो उसे आराम से, कोई इश्यू नहीं है। नहीं हुआ? देखो, फाइल पे गए, न्यू नोटबुक ड्राइव पे क्लिक किया, फिर लोड होगा, इस तरीके से खुल जाएगी एक ब्लैंक नोटबुक। खुल गई? ब्लैंक नोटबुक खुली है? नहीं? लोड हो रहा है या कुछ एरर रहा है या क्या? ओके, ठीक है, इस तरीके की खुलेगी नोटबुक, देख लो। वो खोल लो, सारे खोल लो, फिर आगे बताता हूँ। तो भाई एरर आ गया। आपकी गूगल ड्राइव के अंदर स्पेस नहीं है। आपकी गूगल ड्राइव पूरी भरी पड़ी है इसमें। क्या? न्यू वाला?
कुछ नहीं, फाइल पे गए, न्यू नोटबुक इन ड्राइव, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, लोड होके इस तरीके से एक नोटबुक खुल जाएगी। आप लोग ही खोलो, मैं एक बार चार्जर लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पांडव के बारे में। ओके, मैं सबसे पहले ये वाला डिलीट कर देता हूँ। इसमें ना सेल बाय सेल करेंगे, ठीक है। इसमें ना जो कोड चलता है वो सेल बाय सेल चलता है, ठीक है। जैसे आप जब भी एक ये आपने सेलेक्ट किया, इस तरीके से एक कोड लिखा हुआ है, ये एक सेल है, ठीक है, इसको एक सेल बोला जाता है। एक सेल के अंदर आप जितना भी कोड लिखते हो सारा एक साथ रन होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, ठीक है, इस प्ले के साइड पे क्लिक करता हूँ, वो कोड रन हो जाता है, ठीक है। जब आप कोलैब जस्ट खोला है, आपने आपने जस्ट कोड लिखा है, सबसे पहला कोड लिखा है, उसको जब आप रन करोगे फर्स्ट रन, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो सर्वर से कनेक्ट करेगा, उसके अंदर सब कुछ चीजें करेगा, उसमें थोड़ा सा इसलिए टाइम लगता है। वरना एक पांडस की जगह नंपाई से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट वो वाली बात तो सेम ही है, ठीक है, कि भाई पहले रन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद जब आप सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक पे आ जाते हो, तो फिर वो एकदम स्मूथली फटाफट फटाफट चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पहले रन में सर्वर से कनेक्ट करता है, जिसके ऊपर कोड रन होना है आपका, ठीक है। गूगल कोलैब जो है वो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप कोड लिख रहे हो, जितना भी आप पाइथन का कोड लिख रहे हो, वो सारा आपका एक गूगल के सर्वर के ऊपर रन होता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इश्यू नहीं है। बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हमारे लैपटॉप में जो स्पेक्स है ना, उससे बहुत ज्यादा बेटर स्पेक्स मिल जाते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चल के जब हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वगैरह के मॉडल ट्रेन करने होते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊं, तो अगर आप मैं अपने लैपटॉप की बताऊं, डीप लर्निंग का एक मॉडल है जो ट्रेन करता हूँ, ठीक है, उसको मेरे लैपटॉप पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। गूगल ऐप पे वही 5 से 7 मिनट के अंदर ट्रेन हो जाता है, इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई स्पेक्स का हमें सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। ये है, लेकिन इशू क्या है कि भाई आप ना इसके अंदर जैसे कोई फाइल वगैरह अपलोड करी अगर आपने, जैसे आप कोई CSV फाइल या डेटा सेट अपने अपलोड किया, और आपने अपलोड करके छोड़ दिया, काम वाम किया आपने, बंद करके रख दिया, ठीक है। जब आप दोबारा इस पे आओगे अगले दिन, तो आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी आपकी फाइल सेव नहीं रहती है, जो कोड लिखा है वो सेव रहेगा आपका ड्राइव के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो भी सपोर्टिंग फाइल है, CSV फाइल या डेटा सेट की फाइल जो भी है, वो सब सेव नहीं रहती है, ठीक है। तो ओवरऑल काफी अच्छा हमारे पास सेटअप रहता है ये।
ठीक है। एंड लाइब्रेरीज के इस पॉइंट फॉरवर्ड से आगे तक डीएस वालों के लिए भी हम इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी को यूज करेंगे हम थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। नहीं नहीं, जो कि कोड वाली फाइल्स हैं वो सेव होती हैं। अगर आपने कोई डेटा सेट डाला है या कुछ डाला है वो सेव नहीं होता, तो वो जब भी आप आओगे आपको अपलोड करना पड़ेगा एक बार। छोटे छोटे 5-10 MB के डेटा सेट्स होते हैं, तो 1 मिनट भी नहीं लगता अपलोड होने में, कोई इश्यू नहीं है हमें। जो कोड लिखा है, जो रन किया है, जो आउटपुट है, वो सब तो सेव होता ही है। VS कोड से इसलिए लगे कि VS कोड आपके लैपटॉप पे चल रहा है, ये क्लाउड सर्वर है। नहीं समझ आया? VS कोड आपके लैपटॉप पे जो रैम लगी हुई है, जो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसी को यूज कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जब आप यहाँ पे कोड लिख देते हो, वो कोड जाता है गूगल के एक सर्वर के ऊपर, ठीक है, वहां पे रन होता है, वहां से आउटपुट आता है, वो आपको यहाँ पे लाकर दिखाता है, ठीक है। फर्क क्या हो जाता है कि भाई मैं जितने मर्जी पैसे खर्च कर लूं, ठीक है, एक बहुत ही डिसेंट मैंने अगर लैपटॉप लिया हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा स्लो होता है फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पर्पसेस, ठीक है। इस वजह से हमें सर्वर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सर्वर्स बहुत ज्यादा हाई एंड हार्डवेयर के साथ आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे अभी हमें काफी मतलब एक बहुत बेस लेवल का सर्वर मिलता है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो मेरे को देखो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को 12 ऑलमोस्ट 13 GB रैम मिली है, ठीक है। डिस्क स्पेस 102 GB मिला है, बट मेरे को डिस्क स्पेस के तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 GB रैम मिली है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे जैसे हम आगे मशीन लर्निंग वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो आई कैन एक्चुअली चेंज द रन टाइम, चेंज रन टाइम टाइप। हमारे पास अलग अलग जीपीयूज और टीपीयूज भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में अगर जीपीयू वगैरह नहीं है, आपको पता है कि एआई मॉडल्स वगैरह के लिए जीपीयू की नीड होती है, तो हम इस तरीके से फ्री में अनलिमिटेड टाइम्स के लिए जीपीयू यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा हमें 12 GB का जीपीयू मिल जाता है। अगर मैं एक्चुअली अपने हार्डवेयर परचेज करने जाऊंगा, तो वो 3-3 साढ़े 3 लाख के आसपास का पड़ता है। तो इससे बहुत ज्यादा बेटर हमारा अप्रोच रहती है ये वाली। आप कंपनीज के अंदर जाओगे, कंपनीज के अंदर भी आपको वो इतने इतने महंगे हार्डवेयर नहीं दे रहे, वो आपको सर्वर का एक्सेस देते हैं सेम इसी तरीके से, ठीक है। बेशक उनका गूगल क्लैब ना हो, इंटरफेस एकदम सेम होता है, ठीक है। इंटरफेस एकदम सेम होता है। कुछ और सर्वर्स उनके खुद के सर्वर्स हो सकते हैं, किसी और क्लाउड पे वो वर्क कर रहे हो सकते हैं, इंटरफेस एकदम सेम होता है, ठीक है। तो आप ये सीख लोगे, आप बेसिकली किसी भी कंपनी में आराम से वर्क कर सकते हो, ठीक है। जो हार्डवेयर है, वही देखो प्रॉब्लम यही है कि भाई हार्डवेयर, मैं इतना महंगा हार्डवेयर नहीं परचेज कर सकता, जो नॉर्मल लोग है तो महंगा हार्डवेयर परचेज ही नहीं कर सकते। तो गूगल फ्री में देता है ये, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि भाई वो आपका डेटा सेव नहीं करके रखेगा बस, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, मैनेज कर लेंगे हम, है ना, क्योंकि अपलोड 5-10 MB की फाइल होती है डेटा सेट्स की, आपको पता ही है, अपलोड कर सकते हैं हम इजीली, है ना। अपलोड कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टास्क के ऊपर। हमें हमारी पहली लाइब्रेरी स्टार्ट करनी है, विच इज कॉल्ड numpy, ठीक है। अब numpy क्या है? numpy इज न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। जब भी मेरे को पाइथन से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करानी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स, मैं numpy का यूज करता हूँ, ठीक है। अब जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा टाइम्स करनी है, या बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा टाइम करनी है, कुछ भी ऐसा टास्क जो कि मैं मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो मैं numpy से करवाता हूँ, ठीक है। numpy बना ही मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। इसमें आपका बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन से लेके स्टैंडर्ड डेविएशन एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ अवेलेबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम नंबर स्टार्ट करते हैं, तो हमें ना एक इंट्रोडक्शन होता है थ्री डेटा का, ठीक है। हमें सबसे पहले समझना है थ्री डेटा क्या है, ठीक है, क्योंकि आप नंबर की बात कर लो, आप पांडास की बात कर लो, ठीक है, दोनों में हम थ्री डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओ सॉरी, माय बैड, हम अब तक वन डी डेटा पे वर्क कर रहे थे, अब हम टू डी डेटा पे वर्क करेंगे, थ्री डी पे आगे वो तो बहुत आगे जाके जाते हैं, बट हाँ टू डी डेटा पे वर्क करेंगे। नंपाई में भी पांडास में भी टू डी डेटा के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। वन डी और टू डी में डिफरेंस क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। अभी तक आप जो डेटा पे वर्क कर रहे थे, वो जो पाइथन में डेटा टाइप्स थे क्या क्या थे? जो पाइथन के डेटा टाइप्स थे जो अब तक हमने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? सेट, डिक्शनरीज, लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग्स, है ना। जो स्ट्रिंग्स है, इंटीजर्स है, वो एक्चुअली जीरो डी कहते हैं उन्हें, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, वो एक सिंगल पॉइंट है ना।
जो मेरे पास कलेक्शन वाले डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट, टपल्स एंड एवरीथिंग, वो मेरे पास 1D डेटा में आते हैं, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं वो, है ना। उसके बाद जब अगर मैं डेटा की बात करूं, लाइक मैट्रिसेस या फिर टेबल्स, तो ये होते हैं 2D डेटा। ठीक है, ये होते हैं 2D डेटा। ठीक है, हम नंपाई के अंदर मैट्रिसेस के ऊपर वर्क करते हैं, पांडास के अंदर टेबल्स के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक्चुअली 3D डेटा भी एग्जिस्ट करता है। वो जब आप एआई पे जाते हो तो आपके पास एक कंसेप्ट आता है ट्रांसफॉर्मर्स का। ठीक है, तो वो बेसिकली 3D डेटा भी होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन से डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं उसमें हम। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने बात की है बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे थे। इट्स बेसिकली कि भाई आप लेटर्स को हर डायरेक्शन के अंदर स्टैक कर पा रहे हो, अपने डेटा को हर डायरेक्शन के अंदर स्टैक कर पा रहे हो, दैट इज 3D। और अभी 2D के बारे में बात करते हैं। 2D बेसिकली समझ आया कि भाई मैट्रिसेस और टेबल्स को 2D डेटा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो डायरेक्शन है। मैट्रिसेस भी जब मैंने लूप्स का कंसेप्ट बताया था, तो मैंने मैट्रिसेस के बारे में बताया था आपको, याद है ना। तो उसके अंदर हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, तो दो डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इसको आप 2D डेटा बोलते हैं। टेबल्स में भी रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होती हैं, दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 2D डेटा। ठीक है, 2D और 3D के बीच 1D और 2D के बीच में डिफरेंस समझ आया, सिंपल सा क्लियर है ना। उसके बाद मेरे पास एक कंसेप्ट और आता है जिसको मैं बोलता हूँ वेक्टराइजेशन। ठीक है, वेक्टराइजेशन। ठीक है, इसको समझते हैं। इसके लिए हमें बोर्ड पे आना पड़ेगा। जो नंबर है वो एक्चुअली मेरे को 1D डेटा भी देता है। ठीक है, 1D डेटा मैंने बताया था, दिस इज 1D डेटा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कॉमा कॉमा करके एलिमेंट्स हैं कुछ भी। ठीक है, दिस इज 2D डेटा, जो मेरे पास ABC और ऐसे दोनों तरफ से डेटा है ना। अभी हम सिर्फ 1D डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस मैंने समझाया था अभी 1D और 2D के बीच में, बट अभी हम 1D पे आते हैं। 1D में भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, 1D में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हम अभी तक हम कर रहे थे, लिस्ट, टबल, डिक्शनरीज, वो हमारा नॉर्मल 1D जो पाइथन का डिफॉल्ट डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला 1D डेटा टाइप आता है ना नंपाई के अंदर, वो उसे कहते हैं हम नंपाई एरे। ठीक है, डिफरेंस क्या है? एक नंपाई एरे भी ऐसे ही दिखता है, मान लो ये लिस्ट बोल दो इसे, और एक एरे अगर मैं बात करूं तो एक एरे भी सेम ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उसके वर्किंग में, ये डेटा कैसे स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है जब मैं एक लिस्ट की बात करता हूँ तो डेटा की इंडेक्सिंग कैसे हो रही है? 0 1 2, आगे जितना भी डेटा होगा उसकी इंडेक्सिंग उस तरह से बढ़ती चली जाएगी, है ना। जब मैं एरेज की बात कर रहा हूं तो उसमें भी एक्चुअली 0 1 2 पे ही हो रही है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? आप देखो, मान लो डेटा ना मेरे पास A B A था। ठीक है, ये डेटा था मेरे पास, लिस्ट में 0 1 2 ही रहेगा, राइट। इसके अंदर क्या हो जाएगा? A B 2, समझाया डिफरेंस? जो इंडेक्सेस हैं वो इसमें हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स अलॉट किया जाता है। ठीक है, इंडेक्स का इन द वेरी बेसिक सेंस बताऊं तो भाई मेरी मेमोरी में एक स्पेस। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को एक स्पेस अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मान लो अभी एग्जांपल लेते हैं सिर्फ कि भाई एक जो कैरेक्टर है मेरा एक बिट लेता है। ठीक है, तो इसने कितने बिट लिए? लिस्ट ने कितने बिट लिए? पूरी लिस्ट ने 3 बिट। लिस्ट ने लिए मेरे 3 बिट। एरे ने कितने बिट लिए? 2 बिट्स। ठीक है, तो स्पेस बच गया। और अब बेसिक सा अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक वीडियो है। ठीक है, एक वीडियो आपके पास 10 MB की। ठीक है, और एक वीडियो है 5 GB की। कौन सी ओपन होने में ज्यादा टाइम लेगी? 5 GB वाली फाइल, है ना। 5 GB फाइल ऑब्वियसली ओपन होने में ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा डेटा प्रोसेस करने के लिए, राइट। कौन से पे आपको वर्क करने में कम टाइम लगेगा? अरे अरे इसमें 2 बिट पे, क्योंकि कम डेटा है, कम टाइम लगेगा हमें प्रोसेस करने में उस चीज को, है ना। तो इस वजह से जो नंपाई के एरेज होते हैं वो फास्ट भी होते हैं कंपेयर टू लिस्ट। दूसरा, वो स्पेस एफिशिएंट भी होते हैं। सेम डेटा मैं बहुत कम स्पेस में स्टोर कर सकता हूं अगर मैं नंपाई के एरेज के फॉर्म में स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, और ये ना एक्चुअली आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस नहीं है,
रिमेंबर, ये आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस नहीं है। हार्ड डिस्क की स्पेस हो तो भाई हार्ड डिस्क तो मेरे पास बहुत स्पेस पड़ी होती है, टीबीज में स्पेस होती है, आ जाए जितना मर्जी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेस ना आपकी रैम की होती है, आपकी रैम के अंदर स्पेस ले रहा है ये। क्योंकि जब भी आप एक पाइथन का कोड रन कर देते हो तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो आपके हार्ड डिस्क में थोड़ा स्टोर होते हैं। वो तो जब तक कोड रन हो रहा है वो तभी तक स्टोर होते हैं, मतलब वो वेरिएबल्स वोलेटाइल है। और अगर वोलेटाइल है तो आपके कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होंगे वो वेरिएबल्स? रैम में, क्योंकि रैम ही वोलेटाइल स्टोरेज है हमारे पास। बच्चे में पढ़ा था वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। बच्चों ने कंप्यूटर में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच में डिफरेंस नहीं पता आप लोगों को? देखो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि भाई जो वोलेटाइल स्टोरेज होती है वो जब तक उसके पास पावर रहती है या इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो तभी तक कुछ किसी चीज को स्टोर करके रखती है, फिर वो डंप कर देती है, डिलीट कर देती है। और नॉन वोलेटाइल जो होती है वो परमानेंटली चीजों को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, तो जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है या एसएसडीज होती हैं, ये होती है नॉन वोलेटाइल। क्योंकि आपने इसके अंदर एक बार एक डेटा डाला तो जब तक आप जाके मैन्युअली उसे डिलीट नहीं करोगे या फिर करप्ट वगैरह नहीं हो जाएगी तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होगा। बट रैम है, ठीक है। आपने वो आपने जैसे अपना सिस्टम ऑन किया, विंडोज लोड होती है, विंडोज आपकी हार्ड डिस्क में से रैम के अंदर शिफ्ट होती है, ठीक है। बट जब आप बंद करते हो तो रैम खाली हो जाती है, दोबारा ऑन करोगे दोबारा लोड होती है, तभी तो बूटिंग का प्रोसेस लगता है ना। तो रैम इज आपकी वोलाटाइल। जब आप एक पाइथन का कोड रन करते हो तो वो जो कोड है उसमें जो आप वेरिएबल्स बना रहे हो, आप कुछ भी अगर उसके अंदर क्रिएट कर रहे हो वो सब आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। वो आपकी स्टोर हो रहा है रैम के अंदर, ठीक है। तो रैम के अंदर एक स्पेस उसको अलॉट की जाती है वेरिएबल को, ठीक है। जब पाइथन का कोड एंड होता है वो पूरा स्पेस क्लियर कर दी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जब मैं एरेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे रैम में कम स्पेस ले रहा है तो मेरी रैम भी बच रही है, और प्लस क्योंकि है ही स्पेस ही कम ले रहा है तो इसको रीड करना, इस पे राइट करना बहुत ज्यादा फास्ट भी हो जाता है, ठीक है। एंड इस तरीके से डेटा को जब हम स्टोर करते हैं कंपेयर टू दिस ना, जब हम इस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं इसको मैं बोलता हूँ वेक्टराइज डेटा, ठीक है। नंपाई इसीलिए वन डी डेटा के में भी यूज किया जाता है क्योंकि वो डेटा को वेक्टराइज करके स्टोर करता है। डिफरेंस क्लियर है? समझ आया? समझ आया, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल देख लेना छोटा सा। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंपोर्टिंग आती है, ठीक है। जैसे हमने जेसन इंपोर्ट किया था उसी तरीके से हम नंपाई को इंपोर्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा इंपोर्ट नंपाई, और मैंने लिखा एस एनपी। एज एनपी का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई अपने कोड में मैं जब भी नंपाई को यूज करूंगा मैं नंपाई पूरा लिखने की जगह पे एनपी लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये एक वेरिएबल की तरह है। भाई एक वेरिएबल के अंदर मैंने नंपाई को पूरा स्टोर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ए वेरिएबल बनाया, ठीक है, टू एनपी डॉट एरे किया, ठीक है, कि भाई इस डेटा को मैं एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिए, ठीक है। इसको लेट से 2 कर देते हैं, ज्यादा बेटर सेंस बनेगा, क्योंकि अगर सारे ही नंबर मेरे पास यूनिक है तो लिस्ट में स्टोर करूं या फिर एरे में स्टोर करूं फर्क नहीं पड़ता। दोनों में सेम स्पेस और सेम स्पीड, मतलब स्पीड तो डेफिनेटली फास्ट हो जाती है क्योंकि और भी फैक्टर होते हैं, बट स्पेस सेम ही लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया, ठीक है। देन आई डू np डॉट मीन, क्योंकि अब मैंने बताया numpy इज न्यूमेरिकल पाइथन, तो उसके अंदर मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना मॉड निकालना ये सब इनबिल्ट होता है, आप सब कुछ बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे np डॉट मीन ए किया, मतलब जो ये एरे है इसका मीन निकाल देगा, ठीक है। लिखो रन करो, इसका मीन निकाल के दे देगा मेरे को, ठीक। इसी थोड़ा सा तेज कर लें। करना है? ठीक है, करो रन करो, रन हो जाए तो बताना, ओके। इसमें कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं होती, ऑटो सेव होता है इसमें। आप बस लिखो और ये बटन दबा दो, रन हो जाएगा। हुआ?
हुआ? कोई इशू क्या हुआ? रन नहीं हुआ? हो रहा है? मैं कह रहा हूँ पहले दिन है ना, पहले दिन में मैं बताया था टाइम लेता ही है। हो गया? मीन आ गया। ठीक है, समझ आया इतना पार्ट, है ना? अब देखो, ये तो बंडी था, बंडी को हम इतना ज्यादा नमपाई के अंदर यूज किया नहीं जाता है। ठीक है, मेन हमारा काम नमपाई यूज करते हैं हम फॉर हैंडलिंग 2D डेटा। ठीक है, तो अब चलते हैं 2D डेटा की तरफ। ठीक है, तो अगेन मैं एक नंबर का एरे ही बनाता हूं। ठीक है, और ये ना एक मैट्रिक्स है बेसिकली। ठीक है, मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये एक्चुअली अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या चल जाएगा? 2 4, फिर क्या लिखेगा? 5 और 9 ना, 5 and 9, एक मैट्रिक्स फॉर्म में ये इस तरीके से है। ठीक है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में ये इस तरीके से है। समझाया? ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट बी किया तो देखो यहाँ पे प्रिंट बी इसी तरीके से हो रहा है। राइट, है ना? उसके बाद अब मैट्रिक्स के मेरे पास अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं। मैंने दो कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है फिलहाल, शेप एंड साइज। ठीक है, शेप इज कितने बाय कितने की ग्रिड है, तो अगर आप देखोगे तो 2 by 2 की ग्रिड है, तो 2 इधर है, 2 ऐसे है ना। आई कैन डू वन थिंग कि भाई मैं इसके अंदर 3 एलिमेंट डाल देता हूँ और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा तो 2 by 3 की ग्रिड हो गई, क्योंकि दो वो है रोज, 3 कॉलम्स, तो रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे ये बताता है मेरे को। ठीक है, इतना समझ आया? शेप इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, शेप इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैं डॉट शेप्स एंड डॉट साइज करके ये वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा इसका यूटिलाइजेशन क्या है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको यूटिलाइजेशन समझ आएगा इसका। ठीक है, अभी आपको बेसिकली मैट्रिसेस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हम शेप और साइज जान के बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं है उसका। ठीक है, हमारा मेन होता है कि भाई मेरे को पता होना चाहिए शेप और साइज होता क्या है, ताकि जब मैं इनपुट दूं तब मैं मैट्रिक्स का शेप और साइज वगैरह के हिसाब से इनपुट दे सकूं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट शेप एंड साइज। किया? हो गया? हो गया? कौन कौन बचा है अभी? नहीं वो केशव आप ही कर रहे हो अभी? आप दोनों का हो गया? ठीक है, कार्तिक हो गया? चलो एक बार आप जो बचे हैं वो भी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या एरर दिखा रहा है?
लास्ट लाइन पढ़ो, पूरी लाइन पढ़ो। लास्ट जो है ना, उसकी लास्ट लाइन पढ़ के बताओ मेरे को। और डिफाइन, ये रन किया था आपने? अरे जब ये एरर था तो हमने पहले क्यों नहीं बताया? लाला को दिखाओ, प्रिंसेस का लैपटॉप देना। मिल गया? चलो, हो गया सबका? डन? कोई वजह तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आता है एंडिम। ठीक है, एंडिम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, कि भाई एक जो मेरा डेटा है वो किस डायमेंशन में है, वो पता करने के लिए आई यूज एंडिम। मैंने ए के ऊपर भी एंडिम किया, बी के ऊपर भी एंडिम किया। जो ए है मेरे पास ये था, बी है ये था, तो यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, तो ए मेरा 1 डायमेंशन में है, बी मेरा 2 डायमेंशन में है। ठीक है, समझ आया? दिस इज नंबर ऑफ डायमेंशन फाइंड करने के लिए कोड इवन से। ठीक है, इसको भी लिख लो फटाफट। एंड आप लोग कोड ब्लॉक डाल रहे हो ना अलग अलग? कोड ब्लॉक डालना आ गया ना, वो मैंने शायद बताना भूल गया था। आपको कुछ नहीं करना होता, जो कोड ब्लॉक होते हैं ना, इसके यहीं पे प्लस कोड का आइकन आता है। हाँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक नया कोड ब्लॉक डल जाता है। ठीक है, सिंपल है, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। कोई भी डाउट तो देंगे, 1 2 ही आएगा। अब इसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट इज रीशेप। ठीक है, अच्छा एक को किया मैंने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीशेप, कि भाई मैं 1D डेटा को 2D में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैं एरेज एंड मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ, नंबर्स को नंबर्स के ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट पांडा में जब हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब ये मैं समझना कि भाई आप 1D को 2D में कन्वर्ट कर पाओगे। वही वाली बात है कि भाई जैसे इंटीजर है, मैं अगर 1 स्ट्रिंग में है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट अगर ए एक स्ट्रिंग है उसको थोड़ा ना इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वही लॉजिक लगाने वाली बात है ये भी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक एरे है उसको मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग्स का वो है, ठीक है, मैट्रिक्स में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेबल में थोड़ा ना कन्वर्ट कर सकता हूँ उसे। पॉइंट यहाँ पे इसको रीशेप किया जाता है। ठीक है, रीशेप करते हुए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो मेरी ये है एरे, इसके अंदर 6 एलिमेंट है ना? तो जब भी आप इसको रीशेप करोगे तो जो उसका साइज है वो 6 ही रहना चाहिए। पॉइंट, तो 3 2 या 2 3 कर सकता हूँ, 6 1 या 1 6 कर सकता हूँ। साइज निकालने के लिए बेसिकली मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा 6 ही आना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, वरना एरर दे देगा। पॉइंट, अगर ऊपर 8 होते तो आप 4 2 कर सकते थे, है ना? 2 4 कर सकते थे, 1 8 8 1। ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे आप। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमेशा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? रीशेप वाला भी कर लो, सिंपल सी लाइन है। मैं एक्चुअली बी को भी रीशेप कर सकता हूँ, पता है? इंटरनेट क्या हो गया? मेरा पास 2 3 है 2। हाँ देखो, मैं बी भी रीशेप हो गया, है ना? पहले मेरे पास इस तरीके से था, मेरे पास इस तरीके से रीशेप हो गया है वो। ठीक है, समझ आया? आप एक 2D डेटा को भी रीशेप कर सकते हो, 1D डेटा को भी रीशेप कर सकते हो। 1D डेटा को रीशेप करके 2D बना सकते हो, 2D डेटा को रीशेप करके आप 1D भी बना सकते हो। ठीक है, हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, मैं अगर इसको इसको 1 एंड
6 कर दूंगा तो मेरा 2D डेटा 1D बन जाएगा। समझ आया? तो आप इस तरीके से डायमेंशन कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं, जो सब एग्जांपल आपको पसंद आए वो लिख सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया? डन? ठीक है, इसके बाद मेरे पास है एनपी डॉट बंस एंड एनपी डॉट जीरोस। ठीक है, बंस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ठीक है, एक डमी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं इनको यूज करता हूँ। ठीक है, तो आई कैन आइदर हैव जीरोस और वंस इन अ मैट्रिक्स। मैं किसी भी शेप को उसको डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एनपी डॉट वंस लिखा है। ठीक है, विच इज 4 5 मैंने शेप दी है। तो इसने 4 by 5 की एक मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर हर एक एलिमेंट 1 है। ठीक है, इस तरीके से मैं एक एलिमेंट को अपडेट कर सकता हूं। मैंने 1 4 दिया, मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, एंड रिमेंबर क्योंकि पाइथन का ही नंबर सिस्टम यूज कर रहा है तो 0 से स्टार्ट होता है इसमें, नंबर ऑफ रोज भी नंबर ऑफ कॉलम्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 दिया 45, तो 1 एंड 0 1 2 3 4, तो 45 हो गया वो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे जैसे एनपी डॉट वन लिखा है एनपी डॉट जीरोस भी कर सकते हो, तो आपकी जो पूरी मैट्रिक्स है वो 0 के हिसाब से बनती है। डमी मैट्रिक्स बनाने के लिए होता है कि भाई मेरे को पता है मेरा डेटा आना है। ठीक है, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दूंगा पहले, और उसके अंदर फिर वो डेटा अपडेट करता रहूंगा एज अ टेक फ्रॉम यूजर। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कर लो। ठीक है, एक बार करो तो बताना। ठीक है, किया? डन? कोई डाउट? ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये फालतू का कोड ब्लॉक पड़ा हुआ है ये। हाँ, अब आते हैं इसके ऊपर कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, आप सबसे पहले तो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, आप किसी भी नंबर के साथ जब कर रहे हो तो b+2 का बेसिकली मतलब है हर एक एलिमेंट में 2 प्लस हो जाएगा।
ठीक है, ये पुराने वाला बी की वैल्यू थी, देखो ओरिजिनल जो बी है वो मेरा ये है, ठीक है, कि हर एक एलिमेंट में टू प्लस हो गया, राइट। सेम विद सब्ट्रैक्शन, हर एक एलिमेंट में से टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। विद मल्टीप्लीकेशन हर एक एलिमेंट में टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। विद डिवीजन हर एक एलिमेंट टू से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक सिंगल नंबर के साथ, मतलब किसी भी नंबर के साथ इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ये होता है, ठीक है। जब आप एडिशन कर रहे हो दो मैट्रिसेस का, ठीक है, तो प्लस और माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने बी माइनस बी लिख दिया, तो टू माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे वैसे तो बी माइनस बी में, बट टू माइनस टू हो रहा है, ठीक है, फोर माइनस फोर हो रहा है। फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। जब आप दो मैट्रिसेस के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता और डिवीजन भी नहीं हो सकता, ठीक है, अलाउड नहीं है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कंसेप्ट आता है क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट जब एक मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, सॉरी, नहीं आप, हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हो, सेम तरीके से ही होगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड, सेकंड एलिमेंट सेकंड से डिवाइड, ठीक है। बट दो मैट्रिसेस को इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं ना, तो आपने अगर मैथ्स वगैरह पढ़ी है स्कूल में, तो आपने मैट्रिसेस में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये पढ़े होंगे। अगर फिजिक्स वगैरह भी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो पढ़े होंगे, डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। ये डायरेक्शनाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं ज्यादातर, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स वाले पार्ट में तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसको बताता हूँ होते कैसे, आप पहले इतने ये वाला करो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो तो रहा है? टू का फोर हो गया, फाइव का सेवन हो गया, फोर का सिक्स हो गया, सेवन का नाइन हो गया। कर लो, आपके ऊपर है। कर लिया वाला, लिखा। उसके बाद आता है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। दिस इज हाउ द एक्चुअल कैलकुलेशन इज, ठीक है। दो मैट्रिसेस लिया मैंने, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट किया है। तो ए वन ए टू प्लस ए टू ए टू, ठीक है, ये रो पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से, पहली रो पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से, ठीक है। दूसरी रो पहले कॉलम से, दूसरी रो दूसरे कॉलम से, दूसरी रो पहले कॉलम से, ये रहा, दूसरी रो दूसरे कॉलम से, ये रहा। एक टू बाई टू और दूसरी भी टू बाई टू मैट्रिक्स का रिजल्ट हमेशा टू बाई टू मैट्रिक्स ही आती है, ठीक है। कैलकुलेशन समझ आइए। फोटो ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बी को दोबारा डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे ना, बी को मैंने थ्री बाई टू कर दिया था।
ठीक है, दिस इज हाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये मेरी दो मैट्रिसेस हैं, इनके ऊपर मैंने डॉट डॉट किया है। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो 2 into 3 6 प्लस 8 into 6 कर लेना, कैलकुलेट करना हो तो। एक कोड है, दिस हाउ यू डू डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एंड आज के लिए डॉट प्रोडक्ट आई थिंक क्लास रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या है? हाँ, ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। ठीक है, कर ही लेते हैं, नंबर पूरा कर लेते हैं आज। ठीक है, कर लो ये। समझ आया डॉट प्रोडक्ट? पहले ये बताओ, समझ आया ना? तो कर लो इसको। हो गया? कोई इशू? आई थिंक आप लोग समझ रहे हो अभी। कर लो, कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, मैंने ही टॉपिक दिया है आज की क्लास का। डन, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज, मेरे पास अगेन कुछ कैलकुलेशन है ये। ठीक है, मीडियन पता है आपको, बीच का नंबर। ठीक है, सम सब कुछ ऐड करके, मिनिमम उसका मिनिमम नंबर, मैक्स उसका मैक्सिमम नंबर, एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको शायद से नहीं पता होगा, पता है बाकी लोग? आइडिया? मैं बता देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। ये ज्यादा नहीं करें? ठीक है, आपने वो फोटोज लिया ना, ग्रुप में डाल देना सब लोग। ठीक है, जो भी फोटोज है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली, एक मैं थोड़ा सा डेटा बना रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा मेरा कुछ बेसिकली इस तरीके से होता है ना? मतलब इस तरीके से राउंड नहीं होगा, पीक्स होती हैं ये। इस तरीके से अगर मैं डेटा को प्लॉट करूं, कोई भी किसी भी डेटा को, कुछ इस तरीके से होगा, या तो स्ट्रेट होगा या डाउनवर्ड होगा, या मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसका सबसे पहले मीन निकालेंगे। और मीन क्या होता है? कम्पिटेटिव मीन, मतलब रनिंग मीन होता है। ठीक है, रनिंग मीन अगर मैं बताता हूँ, हमेशा एक इस तरीके की लाइन होती है जो बीच में से क्रॉस करती है, मीन लाइन होती है ये। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन क्या होती है कि भाई किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस मीन लाइन। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, और जब मैं पूरे डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं, मैं बेसिकली हर एक स्टैंडर्ड डेविएशन का अगेन मीन निकाल रहा होता हूं। समझा?
क्लियर है? दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? एक कंसेप्ट और होता है आपके पास वेरिएंस का। ठीक है, वेरिएंस इज, अब देखो जो डेटा है ये मेरा ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है, मीन लाइन के या तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो इस पूरे डिस्टेंस को, टॉप पॉइंट से लेके बॉटम पॉइंट को वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, वेरिएंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर इज वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस मतलब अभी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया नहीं है मैंने, बट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट है ना? इसके अंदर वही आया हुआ है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मेथड है बस ये। ओके, तो मैं लास्ट वाला पार्ट भी बता देता हूँ, उसके बाद लिख लेना आराम से, है ना? उसके बाद मेरे पास ए रेंज है एंड पी डॉट ए रेंज। ठीक है, दिस इज बेसिकली लाइक जो आप रेंज यूज करते हो और आई एन रेंज वाला जो रेंज वाला फंक्शन यूज करते हो सेम वही है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, जैसे लूप्स के टाइम पे किया था आपने, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है, अब वही देखोगे भाई स्टॉप एक पहले रुक जाएगा, मुझे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा तो पूरी काउंटिंग दे देगा मेरे को। ठीक है ना? दिस इज ए रेंज कि भाई आपको एक रेंज में नंबर्स निकालने हो उसके लिए होता है। उसके बाद मेरा अगला है लीनियर स्पेसेस। ठीक है, लीनियर स्पेसेस इज कि भाई अगेन वो कि स्टार्ट है स्टॉप है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, मेरे को 0 से 2 के बीच में 100 नंबर निकालने हैं, बट ये नंबर ना रैंडम नहीं है, ये नंबर रैंडम नहीं है। लीनियर स्पेसेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप इन नंबर को प्लॉट करोगे ना, इन नंबर को प्लॉट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब हर एक नंबर इक्वी डिस्टेंट है। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसमें से इसको माइनस करने पे आएगा, वही रिजल्ट इसमें से इसको माइनस करने पे आएगा। ठीक है, ये होता है लीनियर स्पेसिस का मतलब। ठीक है, ये आगे चल के आपके जब डेटा एनालिसिस वगैरह में आप इन डेप्थ जाते हो तब आपके यूज होते हैं कई जगह पे। ठीक है, होता तो कॉमन फंक्शन है ये यूज करने के लिए। ठीक है, बट यूज होता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये 3 फंक्शन और 2 फंक्शन और थे, इसके बाद आपका नंपाई खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि नंपाई के अंदर यही फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस। ठीक है, ये इस तरीके से कि भाई एक्सेल के फॉर्मूलाज सारे नहीं पढ़ सकते, मोस्ट कॉमन वंस मैंने बता दिए। ठीक है, तो एक्सप्लोर करना आराम से। ठीक है, कर लो इसको। आज के लिए इतना ही रहेगा, नंपाई खत्म कर दिया हमने आज, कल हम करेंगे पांडास। सॉरी, 0 से स्टार्ट होकर 2 के मतलब 0 से 2 के बीच में नंबर देने हैं, 100 नंबर निकालने हैं। नहीं, सब कट करेंगे वन क्यों आएगा? 2 आएगा ना? क्या? नहीं नहीं, इसमें तो 0 से 2 के लेके, हाँ इसमें देखो 1 पॉइंट पूरा आएगा ये अलग चीज है, वो रेंज की। जब मैं पाइथन के नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, तब वो एक कम पे चलता है, ये पाइथन का नंबर सिस्टम नहीं है ना, एक अलग से फंक्शन है पूरा। ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में 100 नंबर निकाले, आप 1000 भी निकाल सकते हो, 5000 भी निकाल सकते हो, जितने मर्जी निकालो। हमेशा एक प्रॉपर्टी फॉलो होएगी कि भाई सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को अगर आप माइनस करोगे, उसका प्रोडक्ट थर्ड को थर्ड में से सेकंड को माइनस करने पे सेम रहेगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करने पे सेम रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब पेस सेम है, जितने मतलब सेम नंबर है जो ऐड होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, आप दिख भी रहा होगा वैसे तो आपको ये चीज कि भाई ये दिस इज द नंबर, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, 4 में से इसको माइनस करूंगा सेम चीज आएगी, 6 में से 4 को माइनस करूंगा यही आएगा, 8 में से 6 माइनस करूंगा यही आएगा, है ना? दिस इज द लीनियर स्पेसिस। ये लिख लिया हमने चारों, पांचों सॉरी, है? नहीं लिखी? लिख लो एक बार फटाफट इन्हें। क्या मैं करता हूँ, इसके ना आउटपुट्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए।
ये लो पूरा लीजिए। आज के क्लास के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे। इधर से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाना। कोलैब से फैमिलियरिटी आ गई, कोलैब यूज करना आ गया ना, है ना? बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं कोलैब यूज करना। नीचे कुछ भी नहीं है, इतना ही है। क्या देखना है आपको? ये तो ना, वो मैंने आउटपुट्स हाइड कर दिए ना इनके। हो गया। ठीक है, अच्छी क्लास के लिए। नहीं, सेव वगैरह कुछ नहीं करना, बस बंद कर दो आप। वो ऑटो ऑटो सेव होता है। 9। देखो नाम डालना है, आप यहाँ पे ऊपर आपके पास अनरेड लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे, आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है। अगर ये आपको लोकली चाहिए, आपको अपने सिस्टम में चाहिए, तो आप यहाँ से फाइल पे जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, IPYNB और .py। अगर आपका गोल है कि भाई मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूं, बाद में कभी कोलैब पे दोबारा रन करनी पड़े तो मैं रन कर सकूं, तो IPYNB वाली फाइल डाउनलोड करोगे। कोलैब के ये फॉर्मेट होता है। ठीक है। आपको नॉर्मली पाइथन के अंदर रन करनी है, तो आप सीधा डाउनलोड डॉट पाई कर सकते हो, तो वो नॉर्मल पाइथन की फाइल डाउनलोड कर देगा आपकी। ठीक है। और बाकी आपकी ड्राइव में तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो ही जाता है। क्लियर है चीजें? कोई डाउट्स तो नहीं है किसी को? हाँ, ठीक है। सर, एड वर्क क्या? एक मिनट। हाँ, क्यों वर्क करेगा जब फंक्शन ही सम है तो? नहीं, फंक्शन जब सम का बनाया, आप एक्सेल में जाओ, उसमें ऐड लिखोगे तो ऐड थोड़ा ना कर देगा वो। फंक्शन का नाम ही जब सम है, तो ऐड कैसे वर्क करेगा? कोरिलेशन वगैरह इसमें नहीं होते ना, नंबर में नहीं होते। कोरिलेशन वगैरह के लिए हम आगे जाते हैं जब, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करते हैं। ओके, बाय। बाय। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो वेरिएंस और कोरिलेशन वगैरह, वो पांडास के अंदर होते हैं। बट अभी जो है वो कॉमन वाले फंक्शन बताए जाएंगे। अभी कोरिलेशन को वेरिएंस के डेटा एनालिसिस में कुछ काम नहीं होता ना, तो वो वाला पार्ट नहीं बताऊंगा।
कितने टाइम? 2 दिन? ठीक है, आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। वीकेंड में कर लेना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। ओके। चलिए, थैंक यू।